नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज। और ये जो 27 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था अभी लेटेस्ट 2024 में, क्योंकि जब ऑफलाइन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसके बाद फिर से ऑनलाइन हुआ था, तो उसका ये पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हम कर रहे थे। बहुत घटिया पेपर है। 50 प्रश्न हम इसके देख चुके हैं। क्योंकि घटिया मैं आपको बता चुका हूँ, आपने पिछली वाली वीडियो देखी हुई, किसी इस स्तर पर मैं घटिया बोलता हूँ। अवधारणा कठिन होना एक अलग बात है, कठिन बनाओ ना यार, कठिन किसने मना किया है ना। पर ऐसे प्रश्न पूछना जिनका कोई औचित्य नहीं है, क्रम से मिलाओ, ये कब हुई थी घटना, ऐसे प्रश्नों का कोई स्तर नहीं होता है। बचे हुए प्रश्न 50 प्रश्नों को भी आज हम झेलते हैं। आपने 50 प्रश्न झेल लिए हैं। इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे कि दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु कितनी थी। 10 वर्ष था। फैक्चुअल क्वेश्चन है। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। ये 1907 इसका प्रकाशन वर्ष है। 1907। ठीक है। बंग महिला का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। ठीक है। इस वाले पेपर में किसी ने अगर नेट भी क्वालिफाई किया है तो बहुत बड़ी बात है, और जेआरएफ किया है तो फिर तो कहना ही क्या। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है इस वाले पेपर। 52वां प्रश्न यानी 102, किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्याय का सही अनुक्रम क्या है? पहली बात तो ये पुस्तक की बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी या किसी ने देखी ही नहीं होंगी। और उसमें से चलो पूछा तो पूछा, ये पूछ लेते कि ये पुस्तक किसकी है। उसमें भी फिर ये पाठों का क्रम लगाना, क्योंकि ये वाली जो पुस्तक है ये कोई मानक पुस्तक हमारे सिलेबस में तो लगी हुई नहीं है। नहीं लगी हुई है ना, तो उसके बाद भी इस पुस्तक को कोई कैसे पढ़ेगा? बताइए, आप ही बताओ। इतनी सारी व्याकरण की पुस्तक लगी हुई है, इंसान कितनी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेगा? कामता प्रसाद गुरु की पढ़ेगा वो, किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी व्याकरण अलग से आती वो पढ़ेगा, फिर इधर से और भी जो लेखक हैं उनकी पढ़ेगा। किस 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 पढ़ेगा ये बताओ। इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ये बी वाला आंसर, CDEAB। यानी कि हिंदी की कुछ क्रियाएं, पहले ये आएगा ऑप्शन में सी। फिर नाम यानी संज्ञाएं, डी। फिर ई, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार। फिर है समास में वर्तनी की स्थिति। फिर है इसके बाद वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन। तो ये इसका क्रम होगा, देख लीजिएगा एक बार। CDEAB ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि मानव कब दानव से भी दुर्धत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसका है? ठीक है। ये चलो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है कि जिसने नाटक पढ़ा होगा वही इसका उत्तर दे सकता है। सिंहरण इसका सही उत्तर होगा, सिंहरण। ठीक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न देखिए आप कि राजा, ये जो उत्तर लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये जिस बच्चे की कॉपी है ना उसका लगा हुआ है, उसने 4 ऑप्शन चूज किया हुआ है, जबकि यहाँ पे सही उत्तर जो है तीसरा है। ठीक है, ये आंसर की हमारे पास में खुली हुई है, तो जो भी हमको डाउट होगा हम यहाँ पर आंसर की में जरूर उसको मैच कर लेंगे। ठीक है ना। वैसे भी 54वां प्रश्न है हमारे सामने कि राजा राम मोहन के राय में संबंध में उचित कथन कौन कौन से, यानी कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में जो सही कथन है उनको हमको छांटना है, सही उत्तर का चयन करना है, कि यानी कि जो उनकी बात हो सकती थी। कि राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक माने जाते हैं। बिल्कुल 1926 के आसपास या उससे पहले इन्होंने जो है बंगदूत नाम से पत्रिकाएं छापी थी, और पत्रकारिताओं का एक प्रकार से युग जो है राजा राम मोहन राय लेकर आए थे। ठीक है ना। एक प्रकार से सर्वप्रथम प्रचार प्रसार करना, समाज में फैली हुई व्याप्त रूढ़ियों के खिलाफ जो भी आंदोलन उठाए थे वो राजा राम मोहन राय का एक बड़ा योगदान था। एक ऑप्शन सही है। बहुदेववादी में उनकी गहरी आस्था थी। अर्थात बहुदेव का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे देवता होने चाहिए। जब ये ईश्वर को ही नहीं मानते थे, जब देवताओं को नहीं मानते, तो बहुदेववाद तो दूर की बात हो गई ना। क्योंकि इनको पता था कि धर्म जो है आदमी को एक प्रकार से निराश करता है, हताश करता है, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने से रोकता है, इनका ऐसा मानना था। इसलिए इन्होंने अपना एक अलग ही समाज की स्थापना करी है। ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो जाएगा, तो बी ये इसमें है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी रहा, ये भी रहा। ADE ये बचा अपने। अब पढ़ लेते हैं सी क्या है। कि राजा राममोहन राय पश्चिमी ढंग की शिक्षा के विरोधी थे। जब वो पश्चिमी ढंग यानी कि उस टाइम पे जो ईसाई थे ना उनकी शिक्षा के पक्ष में थे, कि कम से कम इनकी शिक्षा में जो काम की बातें वो तो सीखो। व्यापार करना है, इनसे बात करनी है, तो कल को अंग्रेजी नहीं आएगी तो कैसे हम बात कर पाएंगे, इसलिए वो इनकी शिक्षा के भी समर्थन में थे। ए सही है, सी सही है। डी ऑप्शन है कि विरोधी थे, यहाँ दे रखा विरोधी थे, नहीं विरोधी नहीं थे, पक्ष में थे, इसलिए सी तो गलत हो जाएगा, सॉरी। हमको जो सही उत्तर है वही छांटना है। विरोधी नहीं थे, पक्ष में थे। उन्होंने संवाद कौमुदी अल अकबर अखबार की स्थापना की है। बिल्कुल डी सही है।
और राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। ये भी सही है, ठीक है ना। तो इसलिए ए डी ई, अगर मान लो ये डी आपको याद भी नहीं है, ई याद भी नहीं है, तो भी जो याद है उनको इन्होंने गलत ढंग से लिखा है ऑप्शन में, तो आप वैसे ही इनकी पहचान कर सकते हो। 55वां प्रश्न देखिए कि बच्चन सिंह जी के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया। अर्थात रामचंद्र शुक्ल 1884 में जिनका जन्म होता है, 1864 में होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, रसवादी आलोचक थे ये। इनकी आलोचना के खिलाफ पहले आलोचक कौन थे जिन्होंने विरोध में जाकर कुछ अपनी बात रखी है। छायावाद के विरोध में शुक्ल जी ने बहुत कुछ लिखा है। छायावाद को वो एक प्रकार से मानते ही नहीं है, उसको स्वच्छंदतावादी आंदोलन मानते हैं। और विलायती, जो यानी कि पश्चिम में जो स्वच्छंदतावाद का आंदोलन था, उसी को ही भारत में देखते हैं। वो छायावाद कुछ है ही नहीं, सब मानते ही नहीं है वो। तो छायावाद के पक्ष में लिखा था नंदुलाल वाजपेयी ने। अर्थात छायावाद को जिंदा करने वाले या छायावाद के पक्ष में बेहतरीन लिखने वाले जो पहले आलोचक थे वो नंदुलाल वाजपेयी थे। अर्थात छायावाद के खिलाफ लिखा शुक्ल जी ने और छायावाद के पक्ष में लिखा नंदुलाल वाजपेयी ने। अर्थात शुक्ल जी के खिलाफ लिखा है नंदुलाल वाजपेयी ने। तो पहले जो आलोचक जो थे जिन्होंने सीमाओं को उद्घाटन किया है वो नंदुलाल वाजपेयी हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 2, नंदुलाल वाजपेयी। बच्चन सिंह जी के अनुसार हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कत्सायन के अनुसार पाली में टोटल 41 ध्वनियां होती है। कत्सायन इनका एक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है ना, पाली का। मारे गए वुल्फराम तीसरी कसम में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में, पहले से बाद में क्रम में लगाना कि पहले कौन सा गांव आता है, पहला कौन सा बाजार आता है, इस टाइप से जो रास्ते आते हैं। मारे गए, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ये, ठीक है, जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आपने देखा होगा। तीसरी कसम नाम से, राज कपूर जी थे इसमें। तो पहला जो आता है वो आता है चंपानगर, ठीक है, जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं। फिर आता है तेगछिया, ठीक है, फिर आता है नननपुर, फिर आता है अपने सीताधार, और फिर लास्ट में जाके आता है फारबिसगंज, ठीक है ना, फारबिसगंज, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BDECA, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 108वां प्रश्न देखिए आप, यानी कि 58वां, कि निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र भी कहा गया है। सर्वप्रथम जो भूमिका लिखी गई है ना, वहीं पर लेखिका ने कहा था ये एक कहानी, ये भी मन्नू भंडारी, ठीक है ना, मन्नू भंडारी कृति है, एक कहानी ये भी, ठीक है। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की है ही सही। क्या भूलो क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है ही सही। और मूर्धैया तुलसी राम की दलित आत्मकथा है, तुलसी राम जी की। 59वां प्रश्न देखिए आप, कि रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, ये किस पात्र की पंक्तियां हैं ये, ठीक है ना। ये बलदेव की है ये, ठीक है, बलदेव जो पात्र है उसकी पंक्तियां हैं ये। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचान लिया जाता है, मैला अंचल से ये पंक्तियां ली गई है, ठीक है, मैला अंचल 1954, रेणु का उपन्यास, ठीक है। 110वां प्रश्न देखिए, कि रामचंद्र शुक्ल जी ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। शुक्ल जी मैंने पूरी पढ़ाई हुई है 52 लेक्चर्स में, वो भी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण के साथ और शानदार विस्तार के साथ मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। जब हम इसमें आधुनिक काल शुरू करते हैं और आधुनिक काल में जब कहानी वाला टॉपिक शुरू करते हैं, तब मैंने कहा था कि शुक्ल जी ने जो 3 कहानियां सबसे पहली लिखी हुई मानी है, उनमें से पहला नाम है इंदुमती का, दूसरा नाम है उसमें से दुलाई वाली का, और तीसरी नाम है खुद की 11 वर्ष का समय का, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंदुमती के लिए। वो कहते हैं कि अगर इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की 1901 में लिखी हुई कहानी बंगाल में लिखी कहानी का अगर अनुदित नहीं है, तो इसको पहली कहानी मान लो, और अगर अनुदित है तो फिर मेरी जो कहानी है 11 वर्ष का समय, वही पहली कहानी ठहरती है, ये इनका मानना था। अन्यथा शुरुआत में 1907 में लिखी हुई कहानी को भी ये पहली कहानी होने का दावा करते हैं, दुलाई वाली को, ठीक है। ये 3 कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियां हैं। हालांकि लिखी तो ब्लैक की चुड़ैल भी है, पंडित और पंडितानी भी है, लेकिन इनको उतना वो नहीं माना है, ठीक है ना। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ACD। ये साफ साफ लिखा हुआ है शुक्ल जी की पुस्तक में, हम जाकर अभी जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास कौन सा नहीं है। तारा है, कुसुम कुमारी है, रजिया बेगम है, श्यामा स्वप्न नहीं है। श्यामा स्वप्न उपन्यास किसका है, मुझे कमेंट करो एक बार। श्यामा स्वप्न, ठीक है। मुझे लगता है श्यामा स्वप्न उपन्यास जो है जग ठाकुर जगमोहन सिंह का है, ठाकुर जगमोहन सिंह का। मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे 99% लग रहा है ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न।
112वां प्रश्न देखिए, मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए हैं और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। ये आप ही लोग हैं जो रेलों और तारघरों को जलाते हैं। ये कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? ये कथन है एक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का। जो हमारे जो लगा हुआ है ना वो चैप्टर जिसमें नवजागरण और व्यक्तित्व, ठीक है, वैचारिकी, उस अध्याय से यानी कि उस यूनिट से ये प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का ये प्रश्न। 113वां प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों के पहले से बात क्रम में लगाना है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखी हुई उपन्यास ही है। पहली बात, उसकी विधा क्या है? उपन्यास, जिसमें बाणभट्ट नाम का जो एक लेखक होता है उसकी आत्मकथा को उसी के द्वारा एक प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखने का प्रयास किया है। एक दीदी है इनकी जो ऑस्ट्रिया में रहती है, कैथराइन, उसने भी इसमें सहायता प्रदान की है, कहीं ना कहीं नोट्स वगैरह दिए थे, कुछ डेटा प्रदान किया था। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो इसमें कुछ पंक्तियां आई है। फेमस पात्र है इसमें निपुणिका। निपुणिका प्रेम करती है बाणभट्ट को, ऐसा बताया गया है, सीधा सीधा कुछ नहीं दिखाया गया है। और बाणभट्ट की श्रद्धा है किसकी तरफ? भट्टिनी की तरफ। ठीक है ना। सुचरिता भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। बहुत अच्छा उपन्यास है। कुल मिला के बात यह है, अगर आप इसकी तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ बोली पर नहीं जाएंगे, उसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, बस समझने का प्रयास कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है ना। अंदर मत जाओ आप उसके कि ये शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या महत्व है। सिर्फ आप उसको पढ़ो, आपके दिमाग में चित्र उकेरता रहेगा और आपको समझ में आएगा। तो जो इसमें पंक्ति आई है कि सही आंसर इसमें CEBD है, अर्थात यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, यह मेरा वास्तविक नाम नहीं। शुरुआत में ये पंक्ति आ जाती है, बिल्कुल सही बात है, सी पहला हो जाएगा। ठीक है। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है? ये बाद में आई पंक्तियां ई। अब देखो, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते, अब ये कोई ऐसे तो है ही नहीं कि कोई मुख्य पंक्तियां हैं, और हो भी सही तो इतने उपन्यास लगे हुए हैं, इतने निबंध लगे हुए हैं, इतने नाटक लगे हुए हैं, आदमी किस किस की पंक्तियों को कंठस्थ करेगा कि कौन सी पहली आई है और कौन सी बाद में आई है? तो है ना एकदम घटिया प्रश्न। फिर इसके बाद ई है, फिर बी है कि निपुणिका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो, बिल्कुल ये सी। ई के बाद बी। फिर डी है कि निपुणिका ने अपने स्वामिनी को छिपा रहने के लिए जिस स्थान को चुना था, उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। बहुत बढ़िया। डी के बाद ये कथन आता है, जब बाणभट्ट जाता है उस नगर में, तब निपुणिका उससे मिलती है और निपुणिका कहती है, निपुणिका से कहता है कि मैं तुम्हारे कुछ भी काम आ पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। निपुणिका तब उससे कहती है कि तुम्हें एक स्त्री बनकर आना होगा, और बाणभट्ट बिना सोचे समझे स्त्री बनकर आ जाता है, क्योंकि उनको नगर से, ये देखो ना, स्वामिनी, निपुणिका की जो स्वामिनी थी वो कौन थी? भट्टिनी, उसको वहां से भगाना होता था। तो CE के बाद बी, बी के बाद डी आएगा, सही है। और विहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था, और आती बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। बहुत बढ़िया। उसके बाद है CEBDA। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा CEBDA। मैं अगर यहाँ पे होता एग्जाम में तो मैं बी के बाद डी लगाता, इसी से मैं अपना उत्तर निकालने का प्रयास करता, और बी के बाद डी जो है सिर्फ इसी ऑप्शन में है। ये देखिए आप यहाँ पे, मुझे भी सच में यकीन नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है पंक्तियाँ कहाँ पे है। ये पंक्तियाँ है तो सही, पर जाहिर सी बात है कोई प्रसिद्ध पंक्तियाँ न हो कोई विशेष पात्र के द्वारा तो थोड़ा सा तो समस्या आती है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होनी चाहिए, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचार्य ने कहा है? ल्योतार। ठीक है। ल्योतार एक प्रकार का उत्तर आधुनिक विचारक है, जिन्होंने ये विचार कहा है कि अगर कंप्यूटर को हम बीच में रखेंगे ना, और कंप्यूटर में बीच बीच में रखेंगे, तो विकसित और विकासशील समाज के मध्य दूरी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो कंप्यूटर के कारण तकनीक बढ़ती जाएगी, और दूसरी तरफ कंप्यूटर नहीं होने के कारण, तकनीक के कारण देश जो है नीचे ज्यादा जाएगा। तो ये दूरी जो है एक प्रकार से घटती बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी जाएगी। 115वां सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन कौन कौन से हैं? सिंदूर की होली 1974 में लिखा हुआ लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का। लक्ष्मी नारायण लाल का मत समझ लेना, सिंदूर की होली लाल होती इसका मतलब यह नहीं है कि लाल का है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। मैं तुम्हें तो अपना दूल्हा बना सकती हूँ लेकिन प्रेमी बना लूंगी। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूंगी, बिल्कुल ये कथन मनोरमा का है। सी वाला कथन की कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का आधार है संदेह। यह भी कथन बिल्कुल मनोरमा का ही है।
और पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। वेरी गुड, ये कथन भी मनोरमा का ही है। ए, सी और डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये तीनों के तीनों कथन मनोरमा के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो देखो, इसमें जो नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि ये मात्र सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का नाटक है, बस इसकी इतनी सी कथा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछ लिया जाता है। बलरामपुर नाम का जो गांव आता है वो लालपान की बेगम में आता है। लालपान की बेगम जो है रेणु की ही कहानी है। आकाशदीप प्रसाद जी की कहानी है। रेणु की कहानी तीसरी कसम है। और राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख लालपान की बेगम में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आप, मुक्तिबोध की कविताएं कौन कौन सी है? बिल्कुल, ब्रह्म राक्षस बड़ी कविता है ये भी। भूल गलती बड़ी कविता है ये भी। और उसके अलावा मुक्तिबोध की कविता है ना, पूछा है इन्होंने मुक्तिबोध की। तो भूरी भूरी खाक धूल, ये तो उसका संग्रह ही है, कविता संग्रह। एक तो चांद का मुंह टेढ़ा है, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। और एक 1979 या 80 के आसपास प्रकाशित हुआ था, भूरी भूरी खाक धूल। तो ये भी इनके कविता संग्रह है। तो तीनों के तीनों रचनाएं जो है किनकी है? ये मुक्तिबोध की है। टूटने का सुख और भग्नदूत इनकी रचना नहीं है। भग्नदूत अज्ञे की रचना है। 1932 इसका प्रकाशन वर्ष है। भग्नदूत और चिंता इत्यलम ये भगु अज्ञे की रचना है। टूटने का सुख मुझे अभी याद नहीं आ पा रही है, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए किसकी है टूटने का सुख। मैं अभी बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक बार मुझे आप कमेंट करके बताइए। ए बी सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मुक्तिबोध। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों के आधार पर। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, एक पंक्तियां हैं। मुक्तिबोध की बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत फेमस है। तो मुक्तिबोध की अंधेरे में के अलावा आप और भी जो रचना है ना इनकी याद कर लेना एक बार। ब्रह्म राक्षस भूल के अलावा एक चूड़िया नाम से भी है। और कुछ है ऐसी जो आप याद कर लेना, जैसे कि एक ओरांग उटांग का, ओरांग उटांग, ठीक है ना, ओरांग उटांग नाम से भी एक रचना है इनकी, ओरांग उटांग। ठीक है ना, मैं वो हिंट दे रहा हूँ, अगर इस प्रकार से कोई कृति आ जाए तो समझ लेना वो मुक्तिबोध की है। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मजदूरी और प्रेम में, ठीक है। तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा कि हल चलाने वाले भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। बिल्कुल, ये शुरुआती चैप्टर में ये पंक्ति आ जाती है। तो पहले बी आएगा। फिर आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। बी ए। इसका डी है कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों की उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। यानी कि हैंडमेड वस्तुओं की तारीफ यहाँ की जा रही है। डी, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। फिर ई, फिर आएगा अपने सी, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वो एक नया आदर्श देख रही है। वैसे भी सी सबसे लास्ट में आएगा इसे, क्योंकि जो आखिरी चैप्टर का नाम ही यही है ना, पश्चिमी सभ्यता से रिलेटेड ही इसमें जो 5-6 पार्ट किए गए ना, 8 पार्ट में बटा हुआ है मजदूरी और प्रेम निबंध जो है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी इसका सही विकल्प हो जाएगा, मतलब बी इसका सही आंसर होगा, सी सबसे लास्ट में ही आएगा इसमें। ठीक है, ये देखो इसने भी 2 लगा के सही कर रखा है ये, ठीक है ना। 119वां, शेखर एक जीवनी के शेखर द्वारा 1 महीने में परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का। अच्छा अच्छा, इसने शेखर ने जो है प्रकाश 1 महीने में पुस्तक तैयार कर ली थी। फूल ही फूल, बहुत सारे फूल ला ला के उसमें, और जो है वो उसमें रखता था और फूलों का नाम देता था और फूलों पर आलोचना लिखता था 2-2 लाइनों की। एक तो ये पुस्तक भी इसने तैयार की थी उषा और ईश्वर में ही। ठीक है ना, पहले चैप्टर में ही ये बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि बाद में नाटक भी तैयार करता है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, जिसे फिर वो गाय को खिला देता है खुद ही। 1941-42 में लिखा गया उपन्यास है ये, शेखर एक जीवनी, बहुत ही अद्भुत उपन्यास है ये। उत्थान इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट का नाम है संघर्ष। 4 भाग है इसके, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है कि इसमें से जो है कौन सा विभिन्न प्रकार के जो है फकीर इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, इसी में एक पंक्ति आती है कि भोले भाव मिले रघुराही, कि भोले इतने भाव रखो, अपने भाव भोले, दिमाग मत लगाओ, जाता है ऐसा बिल्कुल, अब तक आपको इतना भोला कर दो कि बस
चंटबाजी, एक प्रकार से चालाकी करना जो है वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से नहीं मिला सकता, नहीं आपको खुश कर सकता वो। इसलिए जितने हो सकते उतने स्वभाव से एकदम ऐसे रहो, बिल्कुल बहुत ही भावुक प्रकार के है ना। तो जॉन ऑफ आर्क इसका उल्लेख है, तो ये काम करता था जॉन ऑफ आर्क, ये करता था भेड़ चराने का काम। ये जो फकीर थे जॉन ऑफ आर्क। टोलस्टॉय जो थे, टोलस्टॉय वो जूते, टोलस्टॉय जो थे जिनका एक उपन्यास भी है ना जिसकी हम बात करते हैं, युद्ध और शांति, मुक्तिबोध भी इनके फैन है। तो जूते गांठने का काम करते थे ये। उमर खैयाम जो थे वो तंबू सीने का काम करते थे। और खलीफा उमर जो थे वो रंग महलों में चटाई आदि बुनने का काम करते थे। खलीफा चटाई आदि बुनने का काम करते थे, याद रखिएगा बिल्कुल ये, ठीक है। तो जोन ऑफ आर्क क्या करते थे ये, जोन ऑफ आर्क ये क्या करते थे, अपने जोन भेड़ को लेकर जाते थे, जैसे जोन जैसे लेकर जाते थे भेड़ों को। टोलस्टॉय, टोलस्टॉय के लंबे आदमी के लिए जूते गांठते थे वो। टोल मतलब लंबे, टोल मतलब लंबे होते हैं ना। उसके बाद है उमर खैयाम, उमर यानी कि पूरी उम्र ही जो है तंबू में ही बीत गई, आदमी की तंबू में रहते रहते बीत गई। और खलीफा उमर, खलीफा उमर जो है, खलीफा जो है, खलीफा कहाँ रहते हैं, बड़े बड़े खलीफा रंग महलों में रहते हैं। खलीफा कहाँ रहते हैं, रंग महलों में, बड़े बड़े महलों में। अगला प्रश्न है अपना, जिमी लोन विलिजय पानी तिमी घरने लई चित्त समरस जाय तखने जय पणुते सम नित। ये काव्य पंक्तियां किस रचनाकार सिद्ध कवि की है ये, कि जिस प्रकार नमक मिल जाता है पानी में तीख घरनी लई चित, उसी प्रकार अपने चित्त को भी इस प्रकार से एक चित्त कर लो, ठीक है ना। जैसे पता नहीं चलता ना कि नमक पानी में मिलने के बाद एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार अपने को भी जो है, अपने चित्त को भी अपने में एक रूप कर लो। और वो करने के बाद ही तुमको जो है वो शांति मिल पाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी, यानी सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। समरस जाय तखंड जय पूर्णते समन्वित। तो उस प्रकार से खुद को समरस करने के बाद ही तुमको जो है सिद्धि मिल पाएगी। कण्हपा की पंक्तियां हैं ये, कण्हपा की पंक्तियां हैं ये, याद रखिएगा बिल्कुल। जब आप अपने आप को राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते। और जब आप आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है, तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। ये एक समाज सुधारक की पंक्तियां हैं। किसकी है ये, महादेव गोविंद रानाडे की पंक्तियां हैं ये, महादेव गोविंद रानाडे की, ठीक है। जहां से तिलक का प्रश्न था वहीं से इनका प्रश्न भी आया है। संस्कृति के 4 अध्यायों में प्रकरण के आधार पर बताना है, मिलान करना है। तो भारतीय जनता और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, देखो इसमें कुछ प्रकरण दिए हुए हैं पहले तो, ठीक है ना, 4 बड़े बड़े प्रकरण हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ अध्याय है, या फिर यूं कहें कि अध्याय दिए हुए हैं और अध्याय के अंदर प्रकरण दिए हुए हैं छोटे छोटे। तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये शुरुआती जो चैप्टर से उसी में ही है। अर्थात भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव ये शुरुआत में है। अगर तो क्या शुरुआत में मुसलमान आए थे क्या, नहीं, बौद्ध भी नहीं आए। आर्य द्रविड़ समस्या ये था पहला, MA4। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, ये जो है चैप्टर है, ये हो जाएगा अपना बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग में। हिंदू संस्कृति और इस्लाम, ये तो खुद ही कह रहा है ऐसा, बिल्कुल। हिंदू संस्कृति और इस्लाम ये हो जाएगा अपने अमृत और हलाहल का संघर्ष, संघर्ष इसमें है ये। और भारतीय संस्कृति और यूरोप, ये चैप्टर हो जाएगा मुस्लिम नवोत्थान में। भारतीय संस्कृति और यूरोप, ये चैप्टर हो जाएगा इस चैप्टर, इस अध्याय के अंदर जो प्रकरण हो जाएगा वो है मुस्लिम नवोत्थान, ठीक है ना। क्योंकि भारतीय संस्कृति और यूरोप के आगमन के बाद मुस्लिम का नवोत्थान हमको देखने को मिला है। इससे पहले मुस्लिम आक्रांता जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं, मुगल आक्रांताओं ने भारत को या फिर हमारे क्षेत्रों को घेर रखा था। संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ पे वर्णों को जो है, हिंदी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर मिलान करना है। प फ ब भ, ये द्योष्ठे हो जाएंगे, द्योष्ठे, ठीक है ना। ओष्ठे भी कह सकते हैं लेकिन द्योष्ठे भी इनको एक कहते हैं। न, नह, ल और लह, ये हो जाएंगे वतरसे, ठीक है। वतरसे व्यंजन हो जाएंगे न, नह, ल और आधा लह। क ख ग घ, ये तो सबको पता है, कोमल तालव्य या कंठव्य भी कहते हैं इसको, कंठे भी कहते हैं या कोमल तालव्य भी कहते हैं, क वर्ग, ठीक है। और तालव्य तो च छ ज हो ही जाएगा, तालव्य च वर्ग जो है तालव्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला हो जाएगा अपना प्रश्न कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में सही कथन बताने हैं हमको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुधार के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, 1800 में।
1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदाशिव लाल नियुक्त हुए थे, ये गलत है बिल्कुल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों और भारतीय रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति और देशी भाषा, बिल्कुल सही बात है ये, देशी भाषा का ज्ञान कराने के लिए इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेज अफसरों को, ताकि यहाँ आने वाले अंग्रेज अफसरों को यहाँ की सभ्यता के बारे में पता चल सके। तो ए भी सही है, सी भी सही है। जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर थे, बिल्कुल सही बात है ये, डी एकदम सही कथन है। डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पर भी है, और डी वाली बात आप सबको याद है, और 1800 वाली बात भी आप सबको याद है, क्योंकि 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1800 ए और डी मिलकर कहाँ पे बन जाएगा सही उत्तर, ए और डी यहाँ पर है, तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज में रहने के कार्य करते हुए इंशाल्लाह खान ने रानी कैद की कहानी लिखी थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। लिखी तो इन्होंने नहीं थी, लेकिन बहुत पहले लिख दी थी, ऐसा नहीं कि बाद में लिखी थी। ठीक है ना। राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं राजभाषा के संदर्भ में। तो राजभाषा के संदर्भ में वही है कि 343 से लेकर 351 तक के जो भी विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद है संविधान में, वो राजभाषा से संबंधित है। कि 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बिल्कुल सही कथन है, ए सही है। बी है कि 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया, गलत है ये, क्योंकि राजभाषा आयोग का गठन 1900 पहले ही हो गया था, 1955 के आसपास। और अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा व्यवस्था है, ये गलत है, 348 में है ये। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है, बिल्कुल सही कथन है ये, ए के बाद डी सही है। और 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा, बिल्कुल ये भी सही कथन है। कि 345 में दिया हुआ है कि राज्य का जो विधानमंडल है ना, वो विधि द्वारा, मतलब एक तो अंग्रेजी में तो काम होगा ही सही, लेकिन वह हिंदी में भी कर सकता है, या किसी अन्य भाषा अगर आवश्यकता है तो उसमें भी वो कार्य कर सकता है, लेकिन वो प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए वो। ठीक है ना। जब 22 भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची में है, उन्हीं में से एक होनी चाहिए। मुझसे जब इंटरव्यू देने गया था मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तब मुझसे भी ये प्रश्न पूछा गया था कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और 22 की भाषाएं क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं है। मैंने कहा 22 की 22 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर राजभाषा तो जो है हिंदी है। और इसके साथ ये भी कहा गया था कि राजभाषा हिंदी रहेगी, लेकिन ये लेकिन शब्द जुड़ गया था यहाँ पे, अंग्रेजी का प्रयोग भी बराबर होता रहेगा, जो कि आज तक होता आ रहा है। 127वां प्रश्न है कि करोचे किस अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। देखो इसके बारे में मेरी बात सुनो आप, जो कथन है सही कथन छांटना है। क्रोचे 1866 में इनका जन्म होता है, और इनका जो सिद्धांत है वो है अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। अंत प्रज्ञा यानी कि मन में उतरने वाला, यानी कि मन में उतरने वाले विभिन्न प्रकार के भाव, और अभिव्यंजना, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले हमारे दिमाग में आया गुलाब जामुन, किसी ने कहा गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन ये कहा ना, जो हमारे मन में जो टच किया, ये तो अंत प्रज्ञा है, लेकिन गुलाब जामुन का चित्र तुरंत बन जाएगा ना, ये अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं कि अभिव्यंजना अभेद है, अभेद मतलब दोनों सेम है, नहीं है दोनों सेम, गलत है। ठीक है ना, ये बिल्कुल, तो ये अभेद है, बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे सही कथन चाहता है तो ये अभेद है, बिल्कुल, क्योंकि आपने जो कहा कि गुलाब जामुन और गुलाब जामुन चित्र मतलब दोनों चीज सेम ही तो है ना, तो ये सही है, ये पहला ऑप्शन सही है, माफी चाहता हूँ मैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभेद है ये। और प्रत्येक अंत प्रज्ञा कला नहीं होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, प्रत्येक अंत प्रज्ञा ही कला होती है, क्योंकि जो ये अंत प्रज्ञा जो है एक प्रकार से, जो गुलाब जामुन जिसे ने कहा गुलाब जामुन आपके दिमाग में, वही तो कला है, उसी को आप बाहर व्यक्त करना चाहते हो ना। ठीक है ना। तो अभिव्यंजना का सिद्धांत में बी गलत हो जाएगा, प्रत्येक अंत प्रज्ञा जो है कला है। और कला सृष्टि केवल आंतरिक है, ये बिल्कुल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। वो कहते हैं कि जब गुलाब जामुन का चित्र अंदर आ गया तो उसको बाहर मत दिखाओ, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना शानदार गुलाब जामुन जो आपने दिमाग में लाया है ना, आप जो लाए हो, वो बाहर नहीं बना सकते। इसलिए भौतिक जगत से क्रोचिक के अभिव्यंजना सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। कला रूप और वस्तु दोनों रूपों में होती है, ये गलत है, क्योंकि कला रूप जो होती है ना केवल और केवल आंतरिक हो सकती है, वस्तु का मतलब तो हो गया भौतिक, तो भौतिक रूप में बिल्कुल नहीं हो सकती। कला रूप जो है वस्तु रूप दोनों में होती है, गलत है ये, रूप और वस्तु में नहीं होती, कला केवल जो है रूप में होती है, वस्तु में नहीं होती। रूप क्या होता है कि एक प्रकार से कि हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल का जो आपका दिमाग में है ना वो रूप है,
जबकि जो आपने बाहर बनाई है ना टेबल जो बन चुकी है ये वस्तु है। तो दोनों जो है उन दोनों में कला नहीं होती क्रोचे के अनुसार। ये गलत है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। कला अखंड है बिल्कुल। उनके अनुसार कला का न तो वर्गीकरण किया जा सकता है क्रोचे के अनुसार, न कला का खंडन किया जा सकता है, अतः कला अखंड है। ए सी और ई तीनों सही है बिल्कुल। ए सी ई तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखो आप कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। अनुसार सत्य कथन कौन कौन से हैं? कि भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है, ये सही कथन है। तिब्बत में गधे वाले 9-10 बजाकर चलते हैं, वहाँ खच्चर वाले 2-3 घंटा रात ही चल देते हैं, ये गलत कथन है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनरल के विभाग भाग 21वें में छपी है, ये सही कथन है ए सी। और ये वाला कथन है कि भोटिया लोग छुपे चोगा के दामन से खाने पीने की चीज़ों को छू जाने से बहुत परहेज करते हैं, बिल्कुल ए सी ई। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है ई वाला तो, कि वो छुपे दामन ऐसे ऐसे अंग जो मतलब प्रकार छुपे हुए रहते हैं, अगर उनसे खाने पीने की चीज़ें छू जाएं तो वो उसको खाते पीते नहीं है फिर। ए सी ई तीनों सही है यहाँ पे कथन, ठीक है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से, अच्छा परिचय कराना है अपन को कि राय साहब का कुरकुन कौन है, सबसे बड़े महाजन कौन है, ठीक है ना, बीमा कंपनी की दलाली कौन करता है, और बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के डायरेक्टर मैनेजर जो है हमारे मिस्टर खन्ना हो जाएंगे, जिनके पास में गोबर काम करने आता है, ठीक है, डी में तो 4 हो जाएगा। राय साहब का कारकुन यानी कि राय साहब का जो कार करता काम करता है, जो जाके लोगों को समाचार देता है कि अपने अपने लगान दे दीजिए, पंडित नौखेराम, ठीक है। सबसे बड़ा महाजन कौन है यहाँ पे? झिंगुरी सिंह, जो 80 रुपये भी देता है घर को गिरवी रखकर, ठीक है। उसके बाद हो गया बीमा कंपनी की दलाली कौन करता है? श्याम बिहारी तनखा। ये श्याम बिहारी जो है बीमा कंपनी का दलाली करने वाला होता है ये, ठीक है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, गोदान से ये प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप कि निम्नलिखित विचारकों में से जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। अब इन सबका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी ई ए डी। अब इनके सबका पूरा कन्फर्म कन्फर्म तो मुझे भी नहीं याद है इनका जन्म वगैरह, पर जो इसमें सबसे पहले है क्रिकेगार्ड, ठीक है, पश्चिमी विद्वान है ये भी। क्रिकेगार्ड जो है एक प्रकार से अस्तित्ववाद के लेखक से हम इनको जोड़ सकते हैं, क्रिकेगार्ड को, सार्त्र को, ठीक है। तो ये जो बहुत पहले आ गया था अस्तित्ववाद वाली बात जो है, तो क्रिकेगार्ड जाहिर सी बात है पहले पैदा हुए हैं, ये 1818 के पहले पैदा हुए थे ये, ठीक है ना। उसके बाद हमको पता है कि 1818 के आसपास पैदा हुए थे कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स के बाद पैदा हुए थे फिर ज्योतिबा राव फुले, क्योंकि ये तो भारत में पैदा हुए थे, है ना। ये पैदा हुए थे गांधी जी के पहले, ठीक है। उसके बाद अपने हो जाएंगे फ्रॉइड, उसके बाद सबसे लास्ट में 1869 में तो गांधी जी पैदा हुए थे भारत में, ठीक है। ये इसका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले क्रिकेगार्ड, क्रिकेगार्ड के बाद कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स जो है जिनका सिद्धांत है हमारे सामने, उसके बाद पैदा हुए थे ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले के और जो है फ्रॉइड का समय लगभग आस पास ही है। ज्योतिबा राव फुले व फ्रॉइड मनोविश्लेषणवाद के जनक, और उसके बाद गांधी जी, ठीक है। यह इनका सही उत्तर हो जाएगा। मानुष प्रेम भय बैकुंठी नाही तो के छार भर मुठी। ये पद्मावत में ये कथन जो है, हीरामन तोता जो यहाँ पर गुरु का प्रतीक है, इस रचना में, जो कि पद्मावत है जायसी की रचना, ये हीरामन तोता के द्वारा ये पंक्तियाँ कही जाती है कि मनुष्य का प्रेम जो है वो उसे खुद को वैकुंठ बना देता है, ठीक है ना। मानुष प्रेम मनुष्य का अपना प्रेम है, इसके लिए कोई दूसरे परलोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। ना ही तो का छार भर मुट्ठी, अगर प्रेम नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है, सार भर मुट्ठी है, जीवन जो है एक प्रकार से निकृष्ट है, कोई सार नहीं है जीवन का बिना प्रेम के। 132वां प्रश्न देखिए आप कि विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया था? गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई जी ने शरद चंद्र की, ठीक है। अब शरद चंद्र की आपको पता है जीवनी लिखी थी विष्णु प्रभाकर जी ने, किस नाम से लिखी थी शरद चंद्र की जीवनी? शरद चंद्र की जीवनी लिखी थी ना आवारा मसीहा, आवारा मसीहा 1974 प्रकाशन वर्ष। तो गांधी जी के कहने पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का अनुवाद किया था गुजराती में? विराज बहू, राम की सुमति,
और मंझुली मंझली दीदी, ए बी और डी। राम की सुमति, मंझली दीदी और विराज बहू। 133वां प्रश्न देखिए आप। लॉ जाने उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहली बात यह है कि उदात्त विचारों की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उदात्त भावों की बात करते हैं, उसके बाद करते हैं वो अलंकारों की बात। 3 नंबर पे 3 से अलंकार। चौथे नंबर पे भाषा की बात करते हैं वो। 5वें नंबर पे बात करते हैं गरिमामय रचना विधान। रचना विधान, तो ये 3 तो हो गए कला पक्ष, ठीक है ना। ये नहीं, ये वाले 3 हो जाएंगे यहाँ पे कला पक्ष। यानी कि उदात्त के 5 तत्वों में 3 तो कला पक्ष हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे अपने भाव पक्ष, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महान विचारों की, ठीक है। तो उदात्त विचार, ये रहा विचार, महान विचार ए, सबसे पहले ए। फिर उदात्त भाव कहाँ है? ये रहा भाव, ठीक है। प्रबल तथा अंत प्रेरित भाव, फिर ए सी हो जाएगा। अलंकार तीसरे नंबर पे होना चाहिए, तो डी अलंकार, ये रहा डी तीसरे नंबर पे। भव्य शब्द योजना यानी कि भाषा, भाषा सही से सब शब्द से मिल गई तो भाषा बनेगी ना, तो भव्य शब्द योजना चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे गरिमा में रचना विधान, ये रहा रचना में की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव, ये बी रहा। ये इसका क्रम हो जाएगा, याद रखिएगा। उदात्त विचार, उदात्त भाव, अलंकार, शब्द योजना या भाषा विधान और गरिमामय रचना विधान, ये उदात्त के 5 तत्व है। लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है ये। शिव मूर्ति, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का रंग नहीं है? श्वेत मूर्ति भी इसमें बताई गई है अलग प्रतीक के रूप में, लाल मूर्ति बताई गई है, काला भी बताई गई है इसमें से, लेकिन हरे रंग की किसी मूर्ति का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र का लिखा गया निबंध है, ठीक है ना, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। पढ़ो या चाहे मत पढ़ो, लेकिन ये मूर्तियां जो है जरूर याद करके चले जाना, जब आपका एग्जाम हो उससे पहले देख जाना इसको एक बार, नोट्स बनाओ तब। चीफ की दावत कहानी के अनुसार श्यामनाथ के जो कथन है उनको बताना है, सटीक कथन कौन कौन से हैं। कि श्यामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी? बिल्कुल भी नहीं था, एकदम एक प्रकार का पूरा पाश्चात्य संस्कृति को जीने वाला आदमी था। श्यामनाथ ने माँ को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने के लिए कहा था, बी सही है। श्यामनाथ को अपने चीफ, अरे कहाँ पसंद थे, नापसंद कहाँ थे? बिल्कुल भी बहुत पसंद थे, ताकि वो उनकी खातिरदारी कर सके, प्रमोशन पा सके। बिल्कुल भी नापसंद नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी। श्यामनाथ अपने चीफ को बहुत पसंद करते थे, सी गलत हो जाएगा। श्यामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहता था, बिल्कुल, ताकि पार्टी अच्छी रहे तो उसको प्रमोशन मिल सके। श्यामनाथ को दुनिया की कहीं की चिंता होती थी, बिल्कुल। पी डी ई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्यामनाथ के बारे में, ये 3 कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बात करने में लगाइए कि जो भारत में हुई है कहीं ना कहीं। सबसे पहले जिसमें घटना है सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ, ये सी। उसके बाद ई बंग विभाजन की घोषणा 1905 के पहले, तो यानी कि ई। फिर बी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, सी ई के बाद बी। उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन, सी ई बी ए। और डी असहयोग आंदोलन सबसे लास्ट में बताओ, सभी 1942 के आसपास, ठीक है ना, 1930 के आसपास, सॉरी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 के आसपास। तो सी ई ए बी ए डी, ये इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। इनके सबसे पहले जो है गणपति पूजा आरंभ हुई, गणेश जी से हम सारा काम शुरू करते हैं। उसके बाद क्या हुआ था? बंग विभाजन हुआ, ए के बाद बी, बी से बी, यानी कि बंग विभाजन। फिर उसके बाद हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना पहले हुई, फिर उसके बाद हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ, और उसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये क्रम हो जाएगा, घटना होगा। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। ये कथन किसका है? ये धीरेन्द्र वर्मा का कथन है। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें सोच सकता था, क्योंकि लगभग भाई पृथ्वीराज रासो को संपादित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माता प्रसाद गुप्त का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये कथन हो सकता है माता प्रसाद ने कहा हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा हो। इनको प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले, अर्धप्रमाणिक मानने वाले, वो अलग ही सूची है, उसमें से भी धीरेन्द्र वर्मा का नाम नहीं है। तो कोई सोच नहीं सकता कि ये पंक्तियां किसकी है, लेकिन ये पंक्तियां धीरेन्द्र वर्मा की है। मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, ब्रजभाषा के समर्थन में ये पंक्तियां हैं पृथ्वीराज रासो की, धीरेन्द्र वर्मा की। और पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल कहा गया है नामवर सिंह के द्वारा। ये प्रश्न तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। 138वां प्रश्न है कि कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को किस स्रोत से मदद नहीं मिली है? कलम का सिपाही, एक तो था कलम का मजदूर,
ठीक है ना, और एक है कलम का सिपाही। तो कलम का मजदूर तो मदन वात्सायन या मदन गोपाल नाम से जो लेखक है उन्होंने लिखी है, और कलम का सिपाही जो है वो इनके खुद के पुत्र अमृत राय ने लिखी है, ये जीवनी जो है प्रेमचंद की। तो निम्नलिखित में किस स्रोत से मदद नहीं मिली है? तो देखो, एक तो प्रेमचंद के पत्रों से भी उनको मदद मिली है, पुस्तक पुस्तिकाओं पुस्तिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों से मिली है, मुंशी जी की सर्विस बुक से मिली है, लेकिन प्रेमचंद की जो डायरी थी ना वो, उससे मदद कलम के सिपाही के लेखक को ज़्यादा नहीं मिल पाई है। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद की डायरी से। 139वां प्रश्न है कि दिनकर के गीति नाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती है। मुझे लगता है शायद ये डिलीट हुआ था, या इसका प्रश्न जो है वो, इसमें कुछ चेंजेस हुआ था उत्तर में, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। इसका 6851, ठीक है। 6851 डिलीट हुआ था, बिल्कुल ये प्रश्न जो है डिलीट हुआ था। वैसे इसका जो उत्तर होना चाहिए, जैसे उर्वशी में स्त्री देह के प्रति उपेक्षा का भाव है, ये गलत है। स्त्री देह के प्रति बिल्कुल उपेक्षा का भाव नहीं है, स्त्री देह को बड़ा सम्मान दिया गया है यहाँ पे, तो ए गलत हो जाएगा। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है, बी बिल्कुल सही था। उर्वशी और पूर्वा के बीच प्रेम बहुत आध्यात्मिक स्तर का है, बिल्कुल सही कथन है ये भी, सी भी यहाँ सही है। और उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है, नहीं ये पृथ्वी पे दे जाती है नीचे किसी को। और उर्वशी रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है, ये भी सही है। बी सी ई सही है यहाँ पे, लेकिन बी सी ई ऑप्शन था ही नहीं कहीं पे भी, इस कारण ये डिलीट करना पड़ा है ये। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारा है 140वां, कि मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर किस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? पश्चिम की बात की जा रही, तो पश्चिम के सभ्यता को मुख मोड़कर नए आदर्श को उन्मुख करने वाले देवता के रूप में इस निबंध में टोलस्टॉय का नाम लिया गया है। टोलस्टॉय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम, बहुत प्रसिद्ध निबंध है, बहुत अच्छा लिखा गया है इनके द्वारा। तो टोटल 6 निबंध लिखे हैं इन्होंने। तो ये हमारा 140वां प्रश्न हो गया। इसके बाद जो है लगभग गद्यांश के प्रश्न हैं, सबके उत्तर में आपको टिक करके, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है KEH_हिंदी, वहाँ पर मैं टिक करके दे दूंगा। ये 27 अगस्त को होने वाला पेपर था। दूसरे पार्ट को भी हमने इसमें कर चुके हैं, पहले पार्ट में हमने 50 प्रश्न किए थे, दूसरे पार्ट में बचे हुए 40 प्रश्न किए हैं हमने। गद्यांश के भी सबके टिक लगाकर मैं आपको इसके प्रश्न जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर पहुंचा दूंगा। ठीक है ना, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।